बन गई है कि हम नौकरी करेंगे तो आराम होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, लाइफ जो है हमारी सुरक्षित और सिक्योर रहेगी और होनी भी चाहिए। लेकिन आखिर सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी? बात यह है कि सरकार ग्रेजुएट्स पर ग्रेजुएट्स बनाते जा रही है, लाखों ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है। जब तक आपके पास क्वालिटी नहीं होगा आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक, एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, बिजनेस भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन युवा क्या है कि उसमें अपना बुद्धि इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। बिजनेस बहुत बड़ा चीज़ है। मोदी सरकार जब से आई है वो बहुत चीज़ों पे ध्यान दे रही है। उसमें एक नाम जो है हम सबों ने सुना होगा कि स्टार्टअप का जिक्र होता है। तो यहाँ स्टार्टअप का एक मतलब होता है कि कोई दुकान खोल ले, कोई ऐप बना ले। ये स्टार्टअप नहीं होता है दोस्तों। स्टार्टअप वो होता है कि आप एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, नया आइडिया ला रहे हैं जो दुनिया को, देश को, राज्य को, जिले को, आपके पंचायत को भी देता है। यूनिट छोटा हो या बड़ा, लेकिन स्टार्टअप का यही मतलब है कि एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जो रामनगर एरिया जो है उसमें एक जगह है जिसका नाम डैन मरवा है। वहाँ पे एक पर्ल मैन हुए, बहुत ही युवा है, उनका नाम नितिल भारद्वाज है। दरअसल हमने भी कहीं इनके विषय में सुना था। तो पर्ल जो है मोती बहुत कीमती होता है, न केवल ऑर्नामेंट के हिसाब से बल्कि आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल होता है, उसके बाद दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है और भी बहुत सारे इस्तेमाल होते होंगे जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। हमारे साथ नितिल है, नितिन नहीं नितिल भारद्वाज हैं, तो आप उनसे मिलिए और जानेंगे कि ये कैसे शुरू किया उन्होंने। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि ये मोती बनाने का आइडिया आपको आया कैसे, कि ये कमाई भी हो सकती है, लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, शॉर्ट में बताइए। हम खुद एक एमएनसी में जॉब किया करते थे। वहाँ से घर आने पे हमको अपने फादर के द्वारा मालूम चला कि भारत में मोती की खेती की जाती है। तो मैंने इसके बारे में नेट वगैरह पे सर्च करा और इसके लिए ट्रेनिंग जहाँ से लेना था वहाँ से जाकर के हमने ट्रेनिंग लिया और आके यहाँ जिला मत्स्य कार्यालय से अपना संपर्क करके तालाब के लिए एप्लीकेशन दिया। तालाब मिलने के बाद हमने अपना काम स्टार्ट किया और काम स्टार्ट करने के बाद हमें लेबर की आवश्यकता थी। तो इसके लिए हमने कोरोना के समय में जो लोग जो अपनी जॉब को खो चुके थे, जो भी लेबर थे, उन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देने के बाद अपना काम स्टार्ट कराया और उनको अपने साथ रखा। लगभग 8 से 10 लोग मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और मतलब अपने तालाब में। और मेरा मानना है कि अगर एक व्यक्ति 1 एकड़ के तालाब में काम करे तो उसे 8 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो अगर मेरे पास जो डेटा है पिछले 3 साल पहले का डेटा, सरकारी डेटा के अनुसार एक जिले में लगभग 4000 एकड़ में मछली पालन की जाती है। तो 4000 एकड़ में अगर मछली पालन की जा रही है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो इस तरीके से 38 डिस्ट्रिक्ट अपने पास है। तो इस हिसाब से अगर 8 श्रमिकों को एक आदमी अपने पास रख सकता है मछली और मोती पालन के लिए, तो लगभग 12 लाख, 12.5 लाख लोगों को आप रोजगार 1.5 साल के लिए सिर्फ एक मत्स्य पालन में मोती पालन जोड़ देते हैं। तो उससे 1 एकड़ में काम करने के साथ साथ आप रोजगार दे सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं तो मोती पालन के लिए आवश्यक है कि मछली पालन भी साथ में ही। हाँ, बेहतर रिजल्ट अगर आपको चाहिए, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल अगर आप सोचते हैं, क्योंकि तो एक मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें बहुत छोटे जगह में भी आपने सलाह दी थी कि बहुत कम जगह में भी, घर में भी मोती पालन हो सकता है, क्योंकि उतनी जगह तो बहुत स्किल्ड लोगों के पास हो सकती है जो बहुत ज़्यादा उद्यमिता अपने अंदर रखते हैं, लेकिन सबके पास पोखरा लायक जमीन नहीं होगा। ठीक है, आप इस मामले में भाग्यशाली है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जमीन है, लेकिन सबके पास नहीं होगा। तो उस पर बताइए कि वो क्या करना चाहिए या आपने कैसे किया। ठीक है, तो सर जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट से अलग अलग तरीके के लोग आते थे जिनके पास ज़मीनों की कमी होती थी। उनका कहना था कि सर मेरे पास ज़मीनों की कमी और हम काम ये करना चाहते हैं, तो आप 10 बाय 12 का टैंक बना लें। सीमेंटेड टैंक नहीं, प्लास्टिक टैंक आप बनाएं, ऊपर से गार्डन नेट आप डाल दें, क्योंकि धूप भी हमको चाहिए लेकिन छन के चाहिए। ठीक है, और 10 बाय 12 के टैंक में डेप्थ 7-7.5 फीट आपका रहना चाहिए। आप वहाँ पे लगभग 1000 से 1200 CBO के साथ काम कर सकते हैं। और 1000-1200 CBO का मतलब है कि 2400 मोती आपके पास होने चाहिए। एक सीप में 2 मोती आप डालते हैं, तो इस तरीके से अपना काम आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके पास तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं,
एंटरप्रेन्योर के लिए, जैसे स्टार्टअप भी एक है, उसमें लोन वगैरह मिलता है या ट्रेनिंग मिलती है, तो सरकार इन दोनों में से क्या क्या उपलब्ध करवाती है लोगों को? मान लीजिए कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो कितने तक पैसे उनको मिल जाएंगे, उसमें सब्सिडी वगैरह भी होता है? आप थोड़ा इसको थोड़ा सा डिटेल में 1 मिनट में बता दीजिएगा। और ट्रेनिंग, सबसे बड़ी बात है कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आप मोती की खेती करते हैं, सोना का खेती कर रहे हैं, ऊपर से पेड़ हिला देंगे, झड़ेगा गिरेगा पैसे मिल जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा ट्रेनिंग देने में सरकारी संस्थाएं जो है कागज पे तो ठीक ठाक है, लेकिन शिथिलता भी है, उसमें भी बहुत लोग नौकरी करते हैं, प्रशिक्षण देने का प्रशिक्षण ठीक से दे नहीं पाते हैं। इसको जरा स्पष्ट रूप से बताइए कि जो कोई नया एंटरप्रेन्योर है या कोई नया उद्यमी बनना चाहता है स्टार्टअप, तो वो अमल कर सके। सर मेरा मानना ये है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ट्रेनिंग लेके चाहे कि सक्सेस कर जाए तो ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, आप जो काम कर रहे हो उसमें वो सब्सिडी प्रोत्साहन राशि काम करता है, न कि आप उसके ही ऊपर डिपेंड होकर अपने काम को करें। और ट्रेनिंग का मतलब है सिर्फ एक वे, ये रास्ता यहाँ तक जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि चलना ऐसे ही है, चलना आपको है। तो मेरा स्पीड कैसा है कैसा नहीं, वो मेरे कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रेनिंग लेने के साथ साथ मेरे पास एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। तो जब तक कि आप एक्सपीरियंस ना हो जाए, या फिर जिनसे भी आपने ट्रेनिंग लिया है क्या वो एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं है, सबसे बड़ा मायने ये रखता है। ट्रेनिंग में किताबी भाषा का इस्तेमाल हम सब लोग करते हैं, लेकिन किताबी भाषा ज़मीन पे आते आते कहाँ तक सक्सेस है कहाँ तक सक्सेस नहीं है, वो आपको एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ही बता पाएगा। तो बेहतर है कि आप पहले एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से संपर्क करें, उनका फार्म विजिट करें, और ट्रेनिंग के बाद अपना काम करने से पहले उनके यहाँ जा कर के असिस्टेंट के रूप में बीइंग अ लेबर आप इस काम के तह तक जाएं, समझें, फिर आप अपने काम को स्टार्ट करें। नहीं, मान लीजिए एक तो आप ये हो गए, तो आप किसी को ट्रेन करने लायक मेरे ख्याल से हो चुके हैं। पूरे बिहार में संभव नहीं है कि गया से कोई आपके पास आ जाए, या मान लीजिए आए तो आप उसको सुविधा दे दें, या सामान्य परिवार का लड़का है तो इतना एक्सपीरियंस नहीं कर सके, तो सरकारी स्तर पे इतने क्वालिफाइड लोग हैं जो ट्रेनिंग दे सके, या कोई डिपार्टमेंट इस तरह का? जी, सरकार जो बिहार सरकार है अपनी, वो एक संस्था बनाई हुई है आत्मा के नाम से एक संस्था है, जहाँ से सरकारी ट्रेनिंग की सुविधा लोग उपलब्ध कराते हैं। ट्रेंड फार्मर्स के द्वारा या फिर किसी एक्सपर्ट के द्वारा वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, आत्मा वाले। या फिर आप मत्स्य विभाग में अगर आप जाते हैं तो ये लोग भी पर्ल कल्चर का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो स्पेशल ही रहता है। वो सफिशिएंट है, उतना ट्रेनिंग सफिशिएंट है? ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं काम करना ही पड़ेगा, तभी आप जाके सक्सेस हो पाएंगे। जी, क्योंकि ट्रेनिंग में मतलब एक इंटर्नशिप टाइप का लेना पड़ेगा, जैसे आपने एमबीबीएस किया, कुछ कोर्स किया, लेकिन डॉक्टर के पास रह के सीखना जरूरी है। बिल्कुल सर, जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे आप उस ट्रेनिंग का जो गुण है वो आप नहीं ले पाएंगे। ट्रेनिंग में आप सिर्फ, वैसे तो आप बुक्स भी पढ़ के देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग में वही बताई जाती है, लेकिन जब तक आप काम नहीं करेंगे, देखेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आपके सक्सेस होने का चांस बहुत कम हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये पर्ल कल्चर बोला जाता है खेती जी, तो जो नेचुरल है बिल्कुल, जो समुद्र में या नदियों में झीलों में होते हैं, उसमें और इसमें कितने का फर्क होता है, अंतर क्वालिटी में? अगर हम बिल्कुल नेचुरल पर्ल की बात करें और कल्चर्ड पर्ल की बात करें, तो कल्चर्ड पर्ल और नेचुरल पर्ल दोनों का जो लैब टेस्ट का रिपोर्ट होगा, दोनों सेम आएगा, बट एक में लिख के आएगा नेचुरल, एक में लिख के आएगा कल्चर्ड। क्योंकि दिखने में दोनों सामान्य होते हैं, क्वालिटी में थोड़ा बहुत का फर्क आएगा, लाइट नेचुरल में ज़्यादा आएगा, कल्चर्ड में थोड़ा कम आएगा, साइज ज़्यादा आएगा नेचुरल का, साइज थोड़ा सा छोटा आएगा कल्चर्ड का, क्योंकि नेचुरल में आपका टाइम लिमिट का पता नहीं होता है, और यहाँ आप कल्चर्ड वाले में टाइम लिमिट का पता होता है कि भैया हम 1.5 साल से 2 साल रखे हैं। तो अगर मेरा पर्ल 4 mm का न्यूक्लियस है तो 2 mm चारों तरफ से जाएगा, तो 8 से 9 mm का मेरा वो मोती होगा। और कल्चर्ड नेचुरल वाले में इसका आपको ज्ञान नहीं होता है कि किस साइज का हमारा मोती आएगा, किस शेप का मोती आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि कलर ऑफ पर्ल्स डिपेंड अपॉन वाटर, क्लाइमेट एंड फीड। जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया से हैं, तो नॉर्थ इंडिया में वाइट और ऑफ वाइट कलर का आपको मोती मिलेगा। वहीं आप साउथ इंडिया के कुछ एक जिलों में जाएंगे तो वहाँ आपको ब्लैक मिलेंगे,
ऐसे ही आप फॉरेन में चले जाएं, फॉरेन कंट्रीज जी। में, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको सैफरॉन कलर का मिलेगा, वियतनाम में आपको ग्रीन मिलेगा, ब्लैक मिलेगा। इस तरीके से हर एक देश का अपना अपना अलग अलग वाटर क्लाइमेट है, वहाँ का फीड भी अलग अलग तरीके का है। तो कलर ऑफ पर्ल्स एंड कलर ऑफ पर्ल्स डिपेंड्स ऑन फीड एंड वाटर क्लाइमेट। अच्छा, एक बात ये बताइए, क्वालिटी की बात आपने बता दी, ये बताइए कि जो रेट है आपको मिलता होगा जी, तो बाहर के मुल्कों में, चाइना में, जापान में संभवतः बहुत बनते हैं, और भी जो देश हैं आप बता सकते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है? जो आप कलर कर रहे हैं, जो आप कल्चर कर रहे हैं उसमें और उसमें कितने का अंतर है, और आप मार्केटिंग कैसे करते हैं ये बताइए। सर सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग जो एशिया में जो हमारे देश हैं, खास करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अच्छा, नेपाल, श्रीलंका, तो इन सारे देशों में हमारी जो सीपीयू का साइज है वो छोटा होता है, लगभग 6 से 8 इंच के साइज का सीप होगा, ठीक है। और वहीं चाइना में अगर आप जाते हैं, चाइनीज जो सीपियाँ हैं वो बड़ी बड़ी होंगी, तो वहाँ 6 से 8 महीने में 20 से 25 मोती तैयार हो जाते हैं, राउंड पर्ल्स। और वहीं हमारे यहाँ के तालाबों में लगभग 2 साल से 3 साल का समय लग जाता है राउंड पर्ल बनाने में, और डिजाइनर बनाने में 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। रीजन कि फ्लो ऑफ नेकर, क्योंकि साइज बड़े होने की वजह से चाइना में जल्दी पर्ल तैयार हो जाता है और वहाँ की क्वालिटी बेहतर आती है, और हमारे इंडिया की पर्ल्स की क्वालिटी थोड़ी सी लो आती है। ठीक है। लेकिन समस्या क्या हो जाता है कि चाइनीज जो मोती है, जितना आप कल्चर्ड वो निकालते हैं उससे कहीं अधिक वो प्लास्टिक मोती निकालते हैं। अच्छा, प्लास्टिक मोती जनरल आंखों से समझ में कम ही आता है, क्योंकि उसमें चमक ज़्यादा होती है। तो कस्टमर्स जिनको जानकारी नहीं है वो लोग चाइनीज मोती को प्लास्टिक मोती के तौर पे ज़्यादातर ले लेते हैं। लेकिन नितिन जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा या आपसे सुनना चाहूँगा, प्रायः हम भारतीयों की आदत है कि हम लोग चाइना को खूब गाली देते रहते हैं, बड़ा बकवास सामान बनाता है, बड़ा ये है, लेकिन पूरी दुनिया में सामान उसी का बिक रहा है और बढ़िया भी है। तो ये शोर शराबा है या इसमें सच्चाई है? अगर शोर शराबा है तब तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, अगर सच्चाई हो तो बिक तो उसी का ज़्यादा रहा होगा। आप या आपके जैसे लोग या भारत उसको कैसे कम्पीट करेगा, शॉर्ट में बताइए। सर चाइना जो है वो एक बड़े लेवल की मछली है जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ आप घर घर देखेंगे स्टार्टअप है, वहाँ घर घर मशीनें हैं। तो सरकार भी तो उसकी सुविधा दे रही होगी या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही होगी। वहाँ हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, हमारे यहाँ हम लोग धान गेहूँ और चावल मिल जाता है जी, उसमें हमारे यहाँ के युवा और जनता खुश रहते हैं। 5 किलो वाला और भी है उसमें, 10,000 रुपये भी आ गया है हम लोगों के पास। हम लोग छोटा सोच इसलिए हम लोग रखते हैं क्योंकि हम लोगों ने आज तक उतना ब्रॉड सोचा ही नहीं, जी, उतना देखा ही नहीं कभी। ठीक है। और रीजन क्या है कि चाइनीज मोती के बिकने का इंडियन बाजार में भैया वो आपको सस्ते लेवल का भी मोती उपलब्ध कराता है, महंगे का भी मोती अवेलेबल कराता है, क्योंकि उसके पास सिस्टम उस तरीके का बना हुआ है और वो एक दिन में आया नहीं है। तो आपके पास उपलब्ध बाजार पर्याप्त है। अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करके आगे बढ़ने का कोशिश करे तो आज नहीं तो 10 साल 5 साल में तो हम कम्पिटिट चाइना को कर ही सकते हैं। अच्छा नितिन, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इस पर काम बढ़िया किया है। कितने का मार्केट है भारत में ये आपने बता दिया, क्या होगा। हम ये कम्पीट करने के उसमें है, हमारा कैलिबर भारत के पास है इतना कि हम कम्पीट कर सकें, या जैसे आपने कल्चर शुरू किया है, सरकार जो है खास करके बिहार सरकार इस पे कुछ बेहतर कर रही है। सरकारी सिस्टम, मतलब मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ब्यूरोक्रेसी है वो ध्यान देती है क्या इस पर कि लोग जो आए इसमें कल्चर करें, पैसे कमाएं, टैक्स भी भरें। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने पूछा हमसे कि क्या हमारे बिहार सरकार इसके ऊपर क्या काम करे और आगे आगे आने वाले समय में क्या इसकी संभावनाएं हैं। तो अगर हम अपने एक स्टेट की बात करें तो एक स्टेट में लगभग हमारा जो बिहार स्टेट है, लगभग हम लोग का जो 74% आजीविका है कृषि पे आधारित है। ठीक है। और बिहार के बारे में एक और लोगों का गलत अवधारणा है या लोगों का क्या मान्यता है कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है जिसमें हर साल 29 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ये बाढ़ से प्रभावित होता है, जिसके लिए हमारी बिहार सरकार को अरबों करोड़ों रुपए अनुदान देना पड़ता है कृषकों को, ताकि उनका फसल बर्बाद होता है। तो मेरा सर मानना ये है कि अगर उस जमीनों को, निचले स्तर के जमीनों को
आइडेंटिफाई कर लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा और वहाँ पे तालाब डाल करके मछली पालन के साथ साथ मोती पालन किया जाए। अच्छा। क्योंकि मोती सर जब अब आप काम करेंगे तो मोती का जो लेवल है मोती रखने का पानी के 2 फीट नीचे रहता है। अच्छा। और नीचे से आधा से 1 फीट ऊपर बीच का जो पार्ट है उसी में हमारा मोती रहता है। तो जब भी बाढ़ आता है तो बाढ़ का वेग उतना नहीं होता है कि भैया 2 फीट नीचे तक पानी चला जाए। तो अगर गवर्नमेंट वो जो सब्सिडी बांटती है उसका सही तरीके से इस्तेमाल पॉजिटिव वे में कर दिया जाए 29 राज्यों में, तो आपके पास रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी और किसान सबल भी होंगे। उनको किसी भी तरीके का सरकारी आपका जो ये सिस्टम में आप डाल के देते हैं सब्सिडी उसको उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेंगे। मछली का तो बाजार बिहार में मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा है जी। तालाब पर लोग भी काम कर रहे हैं, सरकार भी पैसे दे ही रही है। अब ये है कि अपने यहाँ सब्सिडी का बहुत पैसा लोग गड़प जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो सरकार भी सचेत रहती है और उससे ज्यादा बैंक वाले और अधिकारी सचेत रहेगी। पैसा ये खाएगा और दिक्कत हमको हो जाएगी। ठीक, क्योंकि भैया आउटपुट तो कुछ है नहीं, इनपुट तो हमने पूरा कर दिया, आउटपुट नहीं है। तो ये एक बात हो गया जो आपने बताया कि कैसे कैसे है, क्या क्या है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिहार सरकार इस पर आगे बढ़ रही है क्या? जी बिल्कुल सर, बिहार सरकार जो है पर्ल कल्चर के ऊपर सब्सिडी ला चुकी है, राज्य आदेश आ गया है। आने वाले विगत इसी सीजन में इसके ऊपर पर्ल कल्चर के ऊपर अच्छा खासा सब्सिडी लाके किसानों को प्रोत्साहित किया अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम क्या है जो सब्सिडी मिल रहा है और पैसा मिल रहा है? लगभग 50 से 60% का सब्सिडी आप नहीं, पैसा कितना मिल रहा है? जैसे मान लीजिए एक यूनिट बताइए आपकी, आप घर में शुरू करेंगे तो इतना होगा, पोखर में शुरू करेंगे तो इतना होगा, या इस तरह का, ये बताइए थोड़ा कि लोग भी जान लें। जी बिल्कुल सर, गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट का मानना है कि जो पहले से कार्यरत है, क्योंकि प्रोजेक्ट नया है, प्रोजेक्ट जब नया है तो इसके ऊपर सब्सिडी जो है बहुत सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, कैसे है, क्या सिस्टम है। तो इन्होंने 2000 CPO के ऊपर अपना सब्सिडी डाला हुआ है। तो लगभग 1,34,35,000 रुपए ये लोग एक तालाब में दे रहे हैं। 2000 सफिशिएंट है, एनफ है लेबर के साथ सब कुछ, क्योंकि जो काम करेगा कोई छात्र है वो अगर शुरू करता है तो उसको अपनी आजीविका भी चलानी होगी। तो इतना लग रहा है कि आपको है गवर्नमेंट सक्सेस का रेट क्या होगा? बिल्कुल सर, अगर गवर्नमेंट अभी का जो हालिया मौजूदा स्थिति है गवर्नमेंट इतनी पॉजिटिव है इस काम को लेकर के कि वो आपको सफिशिएंट राशि दे रही है कि भैया आप काम स्टार्ट करो। और रहा सवाल कि सक्सेस होने का और नहीं होने का, तो सक्सेस होने का चांस वहाँ बढ़ जाता है जब आप किसी लायक व्यक्ति को उसके ऊपर डालते हैं। जैसे कि पूरे बिहार में पर्ल कल्चर स्टार्ट हो, वहाँ आप किसी लायक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को जो इस फील्ड में लगा हुआ है, जो लोग काम कर रहे हैं पहले से और सक्सेसफुल हैं, उनसे एक को आप आगे करके अगर आप काम करते हैं तो बेहतर तरीके का आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो इंटरनेशनल मार्केट में आप जैसे लोग जो हैं, क्योंकि जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बेतिया, उससे मेरे ख्याल से ये 50-60 किलोमीटर होगा, ये 50 किलोमीटर इतना दूर है और बिल्कुल प्रॉपर गांव है दोस्तों। तो आपको लग रहा है कि इतना दूर होके भी प्रशासनिक सहायता आपको मिल सकती है, आना जाना भी पड़ता होगा या केवल फ़ोन से काम हो जाता है? लग रहा है कि प्रशासन जो है हेल्प कर रही है, सिस्टम हेल्प कर रहा है? बिल्कुल सर, मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास क्वालिटी है और आप सही व्यक्ति हैं, सही तरीके से काम करने वाले लोग हैं, तो गवर्नमेंट आपके सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को भी टच करती है। वाह, बहुत बढ़िया बात। और गवर्नमेंट का काम आज के टाइम में जो हो रहा है वो नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी लोगों को एक बराबर दृष्टि से देखना और उनमें से जो भी क्रीमी व्यक्ति हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका आगे का काम आसान करना। क्योंकि मैं खुद जब पर्ल कल्चर और फिश फार्मिंग करता हूँ तो आपने जैसे बताया कि मैं बेतिया से भी 50 किलोमीटर दूर गांव में हूँ, और आप पीछे देखेंगे मेरा तो ये लोग हमको नेशनल अवार्ड तक पहुँचाया। ये आपने ICAR का भी एक सर्टिफिकेशन है, ये जो आपने मोती ये बनाया है ये आपने, तो ICAR किस लिए आपको सर्टिफाइड किया ये बताइए? ICAR से हमको नेशनल अवार्ड मिला 1 एकड़ के तालाब में कम जगह पे अच्छा मुनाफा दिखाने का।
जिसमें मेरा पर्ल कल्चर एंड फिश फार्मिंग अच्छा। दोनों का प्रोजेक्ट एलाइट था। लगभग 40 से 45 लाख तक का मैंने अपना कमाई दिखाया था उनको। और दिखाया था या सही बोलिए नहीं, हुआ भी था? हुआ भी था। अच्छा ठीक, और होता था। बहुत बढ़िया। एक्चुअली आप जब नेशनल अवार्ड ये लोग दिए तो उससे पहले बहुत सारा पदाधिकारियों का आना जाना, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आकर के रूट लेवल पे देखना कि काम एक्चुअली हो भी रहा है या नहीं हो रहा अच्छा, है, एक किस तरीके का। बिहार में एक अवधारणा है, लोग मानते हैं और कॉमन पैरेलेंस में बात चलती है कि बिना घूस का कुछ नहीं चलता। आप अगर ईमानदारी से काम करें, ठीक से काम करें, तो क्या ऐसा है कि अफसर आपकी सहायता नहीं करते हैं या काम नहीं होता है? छोटे में बताइए। सर ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेमतलब का बात है कि घूस का सिस्टम है यहाँ पे। अगर आप बेहतर काम करने वाले लोग हैं तो आपको अफसर को खोजने की जरूरत नहीं है। वो अफसर ही आपको खोज लेंगे। वो खुद ढूंढते ढूंढते आप तक पहुँचते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। और एक युवा और किसान के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि ऑफिसर आके कहता है कि यू आर डूइंग वेल। एक बात और बताइए, ये जो आपने बनाया है, ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने माला बनाया है मोतियों का। ये हमने केवल सिनेमा में देखा है, इस तरह देखा नहीं है ज़्यादा लोगों को। या देखा होगा तो हिम्मत नहीं हुई होगी कि भाई ये क्या क्या है। एक मैं और दिखा रहा हूँ, ये मैंने पहली बार देखा है और नितिल के हिसाब से ये ओरिजिनल है। अगर आप देख पा रहे हो तो ओरिजिनल मोती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लीजिए या नहीं लीजिए, यहाँ से ओरिजिनल है, देखिए जरूर। और जो युवा है इसको करने की चाह रखें, इच्छा रखें। और बहुत पैसा नहीं लग रहा है और पानी वाला क्षेत्र बिहार में दोस्तों बहुत है, तो ये आप उपजा सकते हैं। मतलब गेहूं के तरह, ईख के तरह, आम के तरह, अमरूद के तरह, तमाम तरह की जो फसलें हैं, या मछली की तरह, मछली के साथ तो है ही, आप उपजा सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि बाहर आपने, देश से बाहर या देश में, इसका मार्केटिंग कैसे किया है? सर हम लोग अपने देश में या देश के बाहर उस जगह को हम लोग पकड़ते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा अपने पास इजीली हमारा माल बिक सके। जी जी। जैसे कि धार्मिक स्थल जितने, या फिर टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट जो भी व्यक्ति आते हैं टूरिस्ट बन के, वो आपके यहाँ का एक याद लेते हैं, ठीक ना कि वो प्रोडक्ट लेते हैं। और वो याद के रूप में आपका बनाया हुआ डिजाइनर मोती लेके जाते हैं। तो धीरे धीरे इस तरीके से हमारा संपर्क विदेशों तक पहुंचा। आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि अभी लौरिया नंदनगढ़ पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या वहाँ लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो आपका है वहाँ सिस्टम? बिल्कुल सर, अगर जब भी लोग आते हैं यहाँ पे जी, और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आप चले जाएं कुशीनगर के, जी चले जाएं आप कुशीनगर तो यूपी में, जी यूपी में सबसे बेहतरीन वहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। मेरा बहुत वहाँ पे अपना स्टॉल लग जाता है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा कि नितिन जो है काम तो बिहार में करते हैं, लेकिन इनका मार्केटिंग बहुत बढ़िया और सेल जो है, क्योंकि आप चीज़ इतना बना दें क्वालिटी वाला, जब तक वो बिक्री नहीं होगा, बिकेगा नहीं, लाभ नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुशीनगर है, कुशीनगर बुद्ध स्थल भी है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मोतियाँ लगभग बिकती हैं। और एक और चीज़ है सर, हमारे यहाँ से नेपाल नज़दीक है जी, जो हम लोग बॉर्डर इलाके पे हैं जी। तो और नेपाल में नेपाली लोगों की मान्यता क्या है सर कि वो लोग सोना से अधिक वैल्यू मोती को देते हैं। तो इजली हमारा मोती वो लोग इजली ले पाते हैं। और पशुपतिनाथ में जो है वहाँ पे हमारा महादेव की आकृति का जो मोती है वो लॉकेट के रूप में या रिंग के रूप में वो इजली बिक जाता है। टूरिस्ट तो बहुत आते हैं लोग नेपाल में, काठमांडू है, पोखरा है, जनकपुर है, ये तीनों धार्मिक स्थल भी है। बिल्कुल सर, तो ये भी सही है। पोखरा में तो जापानीज लोग वगैरह भी बहुत आते हैं। तो दोस्तों नितिन भारद्वाज जी से हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। एक नया चीज़ देखने को मिला। इस तरह का प्रोग्राम मैं कम करता हूं, क्योंकि इतने इनोवेटिव लोग होते भी कम हैं जो ईमानदारी से अपना काम करें। इस गांव में रह गए, इन्होंने कोई जगह अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पटना में नहीं लिया है, यहीं पे कर रहे हैं। और यही असली भारत है, असली बिहार है कि गाँव से आपकी पहचान जुड़े, गाँव में इकनॉमी हो, तब तो प्रोग्रेस होगा। तो नितिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप मेरे गांव तक का इतना लंबा सफ़र करके आए और मेरे जैसे आम युवा को आप जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, खास है आप सर, आप जो हमको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और बीइंग छोटे भाई, मैं आपका
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ। द आप नितिन न्यूज की तरफ से फिर आपको अगेन धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।